Namaste, very good afternoon everyone. Welcome again to my YouTube channel GK Law Classes. So in the previous lecture we have started with the new act, the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation Act of 2013 and उसके अंदर ऑलरेडी टिल सेक्शन 6 जो है हमने कवर कर लिया था. आज हम बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट. तो आपके सामने मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं. सो दिस इज सेक्शन 7, 8, 10, 11, 12 and most probably will go till 15, 16 and onwards. In total this act has 114 sections, but हम सिर्फ important sections discuss कर रहे हैं. The act that we are going to discuss today is we are going in stepwise process. तो already section 6 तक हमने steps जो है discuss कर दिए, how the government start to acquire the land and for what purposes they do acquire the land. तो आज हम start करेंगे section number 7 के साथ. So into the previous part of this particular act we have discussed the government had begun with the what's the study of the social impact assessment and the environment assessment. So section number 6 तक जो है हम लोगों ने चीज देखी कि सरकार सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी कंडक्ट कराती है, उसकी पब्लिकेशन कराती है, उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली सरकार जो है एनवायरमेंट असेसमेंट भी कराती है कि एनवायरमेंट पे लैंड एक्विजिशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कि जमीन की जो रेत है, जो पकड़ है, जो मॉइस्चर है वो कमजोर तो नहीं हो जाएगा, कितने ट्रीज गिराने पड़ेंगे, कितने हम नए लगाएंगे, किस तरीके से हम ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड या उस एरिया को तो करेंगे बट एनवायरमेंट को सबसे कम इम्पैक्ट होगा. इस चीज के ऊपर खासा ध्यान दिया जाएगा. ना आफ्टर सेक्शन नंबर 6 अगला स्टेप जो आएगा दैट विल बी द इवैल्यूएशन ऑफ एसआई मींस द सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी व्हिच वाज कंडक्टेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन सेक्शन नंबर 4. तो अब यहाँ पे बारी आ गई है इवैल्यूएशन की. अब इवैल्यूएशन का यहाँ पे मतलब ये है, क्योंकि आप लोग कहेंगे जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी तो पहले उसे जाके देखिएगा, पॉइंट्स मार्क डाउन कीजिएगा और फिर आज की वीडियो को चेकआउट कीजिएगा. सो पिछले पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि पब्लिकेशन भी की जाती है ऑफ एसआईए. तो आप कहेंगे पहले पब्लिकेशन होगी फिर बाद में इवैल्यूएशन आएगी. तो ये प्रोसेस होता है, पहले लोगों से बात करनी होती है, पब्लिक हियरिंग कंडक्ट करानी होती है, इसलिए पब्लिकेशन होती है. नाउ द इवैल्यूएशन ऑफ द सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हियर मींस कि एक एक्सपर्ट ग्रुप को जो है बनाया जाएगा जिसके अंदर जो है एनवायरमेंटलिस्ट भी होंगे, जिस चीज के लिए लैंड एक्वायर की जाएगी उसके स्पेशल जो एक्सपर्टीज जिनके पास होगी उन लोगों को रखा जाएगा, सिविल इंजीनियर्स भी होंगे, इसी तरीके से और जो डिफरेंट एरियाज के एक्सपर्टीज होंगे जिनकी रिक्वायरमेंट होगी, सरकार उनका गठन करके जो है उन्हें एक सोशल इम्पैक्ट स्टडी जो कंडक्ट कराई गई है बाय द डिफरेंट ग्रुप, उसके जो रिपोर्ट्स है, रिजल्ट्स है वो इवैल्यूएट करने के दिए जाएंगे अलॉन्ग विद द एनवायरमेंट असेसमेंट रिपोर्ट. फिर वो लोग एक्सपर्ट ग्रुप जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जमीन एक्वायर करती है, कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट भी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है आपकी जो है जमीनें एक्वायर करती है. ठीक है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट, जिसका प्रोजेक्ट है वहां पे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है. तो एक्सपर्ट ग्रुप जो है वो सबसे पहले आपका अंडर सेक्शन 7 विद इन द 2 मंथ्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दैट एक्सपर्ट ग्रुप जो है ऐसा ये कि इवैल्यूएशन करते हैं कि क्या हमें लैंड एक्वायर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसका एनवायरनमेंट में क्या असर रहेगा, जो स्टडी कंडक्ट कराई गई है वो लागू करने लायक है कि नहीं है. तो ये चीज जो है सरकार का प्रोजेक्ट जो है वो लागू किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, लैंड एक्वायर की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, इससे लोगों को ज्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा, फायदे की जगह, ये सारी चीजों के ऊपर जो है वो विश्लेषण करती है और सरकार को अपनी रिपोर्ट विद इन 2 मंथ्स जो है वो सबमिट कराती है कि आपको प्रोजेक्ट जो है उसको कंटिन्यू करना चाहिए कि उसको वहां पे ही डिस्कार्ड कर देना चाहिए. नाउ आफ्टर द इवैल्यूएशन ऑफ द सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट नेक्स्ट क्या होता है, सरकार को रिपोर्ट जाती है अंडर सेक्शन 8 एग्जाम ऑफ द प्रपोजल. यहाँ पे एग्जाम माने एग्जाम देना नहीं है, एग्जामिनेशन ऑफ प्रपोजल एंड रिपोर्ट बाय गवर्नमेंट होती है. तो वो ऊपर वाली रिपोर्ट सरकार के पास जाती है, फिर सरकार जो अपनी मिनिस्ट्रीज कंसर्न उसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर लगे होते हैं वो अपनी स्टडी करते हैं, डेटाबेसेस कंडक्ट कराते हैं बहुत सारे, एंड इवेंचुअली एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे कैबिनेट के सामने भी रख दिया जाता है बहुत बड़ी, या अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में प्रेजेंट की जाती है वो एक रिपोर्ट जिसके अंदर ये प्रपोजल किया जाता है कि लैंड को अक्वायर किया जाएगा और इस पर्टिकुलर काम के लिए जो है लैंड जो है अक्वायर की जा रही है. तो अब यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर द रिपोर्ट हैज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, नॉट आउट हो गया है, यहाँ पे यस हो गई थी, नॉट आउट हो गया, प्रपोजल स्टडी किया जाता है. सबसे पहला कंसर्न सरकार का वहां पे क्या होगा कि इन केस अगर वहां पे किसी के खेत लग रहे हैं या फूड सिक्योरिटी का मामला आ जाता है कि वो जो है
अगर हमने जमीन अक्वायर कर ली तो फूड सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, जो अनाज वहां पे उत्पन्न हो रहा है उसमें कमी आ सकती है, क्योंकि वो जो उगाने की जगह वो कम हो जाएगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो अंडर सेक्शन 10 उनका सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, टू सेफगार्ड द फूड सिक्योरिटी। एंड इन केस अगर वो फार्म एरियाज होंगे और उससे एक्वायर करने से फूड एरिया की शॉर्टेज हो जाएगी जहाँ पे वो चीजें उन्होंने उगानी है, चाहे धान हो या कोई भी फसल हो, तो सबसे पहले इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है उन लोगों को वहां से अगर जमीन की अक्वायर करेगी तो उन्हें और दूसरी एक फर्टाइल लैंड देगी ताकि वो लोग अपने अनाज वहां पे उत्पन्न कर सके और फूड सिक्योरिटी क्राइसिस ना हो। इस चीज के ऊपर इनका खासा ध्यान रहेगा, ठीक है। इन केस नाउ दैट एरिया विच इज गोइंग टू बी अक्वायर्ड बाय द सोसाइटी गवर्नमेंट, वहां पे जो मिनिस्ट्री होगी कंसर्न, दे फील कि वहां पे फूड सिक्योरिटी का लेना देना नहीं है, अगर हमने लैंड अक्वायर की तो वो उपजाऊ, मतलब इन द सेंस वहां पे कोई खेती बाड़ी नहीं चल रही है, तो ये स्टेप मिस हो जाएगा। तो आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार जो है सबसे पहले आफ्टर होल दिस प्रोसेस जो है अंडर सेक्शन 11 एक ऑफिशियल प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन जारी कराएगी। पहली नोटिफिकेशन जो 4-5 सेक्शन में आई थी वो रिगार्डिंग थी द सोशल इम्पैक्ट स्टडी, वो उस चीज के रिगार्डिंग थी। अब ऑफिशियल प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन आएगी, 2 महीने के लिए मियाद होगी, 2 महीने तक के लिए वो मतलब नोटिफिकेशन जो है इन एग्जिस्टेंस रहेगी रिगार्डिंग व्हाट फॉर अक्वायरिंग द लैंड फॉर व्हाट पर्पसेस। सरकार जो है किस चीज के लिए ले रही है, अगर डैम्स वगैरह जैसी जगहें कंस्ट्रक्ट करनी होती है तो वहां पे प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन में पहले ही आ जाता है कि इन लोगों को वहां से रीहैब और रीसेटल भी किया जाएगा। तो एक छोटी सी प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन अखबारों में, अपनी वेबसाइट्स के ऊपर और अदरवाइज इनटू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस भी लगा दी जाती है और कंसर्न लोगों तक ये बात जो है पहुंचा दी जाती है बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की सरकार जो है लैंड एक्वायर करने वाली है। Now after issuing the official preliminary notification by the government, जिसकी मियाद 2 महीने की रहेगी, अगला स्टेप जो है यहाँ पे आएगा प्रीलिमिनरी सर्वे ऑफ द लैंड। अब यहाँ पे जब ये नोटिफिकेशन आएगा ना सबसे पहले 11 नंबर के अंदर, तो यहाँ पे सारा लैंड रिकॉर्ड्स जो है उन्हें कंप्लीट कर दिया जाएगा। कंप्लीटेड 2 महीने के लिए क्यों एग्जिस्टेंट के अंदर वो नोटिफिकेशन रहेगी, ताकि इस दौरान रेवेन्यू ऑफिसर्स सारे लैंड रिकॉर्ड्स कंप्लीट कर ले, जान ले किसकी जमीन किसके नाम पे बोली। कभी कभी क्या होता है कि आगे आपके फर्दर डिसेंडेंट्स में जमीन जो है वो मतलब ए से बी को चलेगी, बी से सी, मतलब जो उसका बेटा सी है या उसकी बेटी सी है उसके अंदर लैंड जो है डिवॉल्व करगी, पर जो सी या बी है वो अभी भी उन्होंने अपना नाम उस रिकॉर्ड में चेंज नहीं कराया, वो ए के नाम की जमीन बोल रही है जबकि ए ऑलरेडी मर चुका हुआ है। सो इन दैट केस वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एक टाइम फ्रेम दे देते होते हैं प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन में कि आप सारे अपने लैंड रिकॉर्ड्स जो है वो अप टू डेट कर लीजिए, उन्हें प्रॉपर्ली चढ़ा दीजिए, देख लीजिए जाके वहां पे पूछ लीजिए जमीन किसके नाम की है, या लोगों को कह दिया जाता है कि अगर आपके नाम पे नहीं है, आपने अभी तक चेंज नहीं कराया, तो आके जो है से ऑफिशियली चेंज करा लीजिए। सारा रिकॉर्ड डेटा मेंटेन जो है सरकार अप टू डेट कर देती है कि ये ए लैंड है, ये किसके नाम की बोल रही है, कितनी जमीन है, क्या इसके रिकॉर्ड्स है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कितनी कितनी जमीन पड़ रही है, प्रॉपर्ली सारा डेटा मेंटेन कर लिया जाता है। अब इस चीज के बाद सबसे पहले यहाँ पे आता है सेक्शन नंबर 12 जिसके अंदर प्रीलिमिनरी सर्वे ऑफ द लैंड कराया जाता है। अब यहाँ पे लैंड ओनर की स्टोरी आ जाएगी। पिछली जो सर्वे कंडक्ट कराया गया था 4 और 5 में, उसमें लैंड ओनर को होना जरूरी नहीं, वो रिकॉर्ड्स की लैंड सर्वे किया जाता है। यहाँ पे अब हम सेक्शन 12 के बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट है आपको इस एक्ट के अंदर या किसी भी सेक्शन के अंदर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी आप लोगों को। अब यहाँ पे आ गया आपकी बारी सर्वे ऑफ द लैंड की, सेक्शन नंबर 12। तो यहाँ पे ये जो सर्वे होता है इट इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ लैंड ओनर, ठीक है। अब जिसकी जमीन है, क्योंकि पिछले सेक्शन में ऑलरेडी लैंड रिकॉर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब गवर्नमेंट को पता है कि ये जमीन किसके नाम की बोल रही है, तो वो लोग जो है एक इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन जो है वो भिजवाते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन टू द लैंड ओनर कि हम आपकी जमीन अक्वायर करने वाले हैं, आपकी जमीन अक्वायर होएगी, इस प्रोजेक्ट के नीचे आएगी, हम आपकी जमीन का जो है ऑफिशियल सर्वे कंडक्ट कराना चाहते हैं। इस तरीके को इस टाइम पे मतलब पर्टिकुलर कंसर्न्ड ऑफिशियल्स आपके पास आएंगे फॉर व्हाट, फॉर सर्विंग योर लैंड, उसकी मेजरमेंट करने आएंगे, सारी चीजें देखने आएंगे। तो आपका वहां पे होना जरूरी है, तो प्लीज आप वहां पे जो है प्रेजेंट रहे उस डे के अंदर, कहीं और अंदर बाहर ना जाए। उसके अंदर एक सर्टेन टाइम पीरियड भी दिया होता है, एक टाइम फ्रेम होता है उसके अंदर, इन केस अगर कोई जो है मालिक जो है उस दौरान
किसी और काम की वजह से अपनी जमीन पे है ही नहीं या आउट ऑफ सिटी भी गया हुआ है, तो एक टाइम विंडो दिया जाता है जिसके तहत वो जो है ऊपर कंसर्न अथॉरिटीज उनके नंबर और नाम दिए होते हैं, उनको इन्फॉर्म कर सकता है कि भाई अगर आपने इस फलानी तरीके से सर्वे कंडक्ट कराने आना है एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल, तो हम आगे या पीछे की कोई तरीके रख लेते हैं, अकॉर्डिंगली सरकार एडजस्ट कर लेती है, क्योंकि एट दैट टाइम ही इज द लैंड ओनर, उसी की ही बात चलती है। बट इन ऑल प्रोबेबिलिटी, इन ऑल सर्कमस्टांसेस, जौन सी भी तरीके दी जाती है, लोग वहां पे अवेलेबल होते हैं, उनकी प्रेजेंस, मालिक की प्रेजेंस के सामने ही उनके घर का सारा सर्वे, घर का क्या कि लैंड का प्रॉपर सर्वे जो है कंडक्ट किया जाता है। इन केस व्हाइल डूइंग दिस सर्वे, ठीक है, इन केस व्हाइल डूइंग दिस सर्वे सम डैमेजेस हैपन, ठीक है, डैमेजेस हैपेंड ड्यूरिंग सर्वे। अब क्या होगा, अब बेचारा मकान मालिक मेरे मुंह से बाहर निकल रहा है, जो लैंड का ओनर है उसको नुकसान हो गया ना, तो नुकसान उसके खाते का हो गया, तो अब वो बेचारा क्या करे, किसको पकड़े। इन दैट सर्कमस्टांसेस सरकार जब भी ऐसा सर्वे कंडक्ट कराती है तो उन्होंने ऑलरेडी कंसर्न्ड ऑफिशियल्स को बुलाता है, इफ एनी डैमेजेस हैपन तो प्लीज पे देम द डैमेजेस ऑफ दैट डैमेज व्हिच हैज बीन हैपेंड ड्यूरिंग दिस सर्वे। तो जितना नुकसान हुआ है तो वो लैंड ओनर को अकॉर्डिंगली चेक किया, जैसे भी उनका प्रोसेस होता है विद इन सर्टेन टाइम फ्रेम उनके डैमेजेस जो है रिटर्न कर देते हैं। अब इसके बाद अगला स्टेप आता है, आफ्टर द डैमेजिंग बीइंग पेड फॉर द डैमेजेस दैट हैपेंड ड्यूरिंग द सर्वे, ऑब्जेक्शंस की बारी आती है, ठीक है। ऑब्जेक्शन माने इफ सर्वे हो गया उसके बाद किसी को लगता है यार नहीं मैंने अपनी जमीन नहीं देनी, आई डोंट वांट टू लीव माय लैंड, या मैं जो मेरे को सुनने में आ रहा कंपनसेशन सरकार देगी मेरे को ठीक नहीं लगता, तो दे कैन रेज एन ऑब्जेक्शन इन फ्रंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कि उनको ऑब्जेक्शन है रिगार्डिंग व्हाट फॉर गिविंग देयर लैंड फॉर लैंड एक्विजिशन। तो ये चीज आपको देखनी होगी। इस दौरान इन केस इफ दे फाइंड, सरकार रीहैब और रीसेटलमेंट की बात कर रही थी, वहां पे लोग रह रहे हैं जैसे डैम्स वगैरह में होते हैं, तो अब यहाँ पे टर्न आएगी प्रेपरेशन ऑफ rehab and resettlement scheme। सो सरकार जो है सेक्शन नंबर 16 के तहत इन केस अगर उनको वहां से उठा के कहीं और सेटल करने की तैयारी है तो सबसे पहले इस एरिया में सर्वे और ऑब्जेक्शंस के बाद वो सबसे पहले एक रीहैब और रीसेटलमेंट प्लान तैयार कराएंगे, कितने लोग हैं, उनके कितने जिन्हें हैं, कहीं उनका ऑक्यूपेशन तो नहीं वहां पे चल रहा है, इनका कौन सा काम चल रहा है, कितना सामान है, इन सब चीजों की डिटेलिंग होती है, प्लान बनाता है कि इनको उठा के कहाँ पे इनको शिफ्ट किया जाएगा, मेकशिफ्ट एरिया के अंदर कौन से शेल्टर्स में रखा जाएगा, कितना एरिया उनको देना, और जब उनको रीहैब के अंदर रखेंगे उस दौरान उसके बाद उनको परमानेंटली कहां पे रीसेटल करना है, इसकी प्लान की प्रिपरेशन सरकार जो है स्टार्ट करेंगी, इंक्लूडिंग दी ऑल पर्टिकुलर ऑफ द लैंड दे हैव एट द टाइम जब उनको रीहैब और रीसेटलमेंट में शिफ्ट किया जाएगा। तो जितनी जमीन उनके पास थी उनका पूरा अधिकार है कि कल को रीसेटलमेंट में भी उतनी ही जमीन, उतने हेक्टेयर्स ही उनको मिले। अब यहाँ पे आएगा रिव्यू ऑफ द स्कीम। स्कीम बनने के बाद सबसे पहले रिव्यूइंग ऑफ द स्कीम होती है, लोगों से पूछा उनको बताया भी जाता है सरकार के द्वारा। सो रिव्यूइंग ऑफ द स्कीम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस आफ्टर गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल हु आर गोइंग टू बी रीसेटल्ड। रिव्यूइंग ऑफ द स्कीम के बाद हम चलेंगे सेक्शन नंबर 19 की तरफ, दैट इज द पब्लिकेशन ऑफ द रीहैब रीसेटलमेंट स्कीम। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो जो है समझ में आ रही है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी फटाफट से कर दीजिए। सो पब्लिकेशन ऑफ द स्कीम सेक्शन नंबर है 19। तो जब सब कुछ हो जाता है रिव्यूइंग वगैरह बनने के बाद पब्लिकेशन ऑफ स्कीम भी हो जाती है। अब सर्वे हो गया, यहाँ पे रीहैब रीसेटलमेंट की अब हमें जरूरत नहीं है, वो बीच में से पार्ट हटाइए, ऑब्जेक्शंस आए। अब आएगी मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड, असेसमेंट होगी भी जमीन का भाव कितना है, मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है ये, ठीक है। सो वो एनालाइज करेंगे कि क्या जमीन की कीमत पड़ती है, कैसे जमीन की कीमत लगाई जाती है, या तो एवरेज सेल प्राइस ऑफ दैट लैंड या फिर इंडियन स्टैंप एक्ट के तहत मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो भी ज्यादा है उसके हिसाब से जमीन की कीमत जो है डिसाइड की जाती है। फिर कंपनसेशन अमाउंट डिसाइड किया जाता है कि जमीन के भाव के अलावा जो कंपनसेशन अमाउंट है वो कितना दिया जाएगा, क्योंकि फिर सरकार ने इमीडिएटली उसे पैसे देके अक्वायर भी कर लेना है, तो कंपनसेशन अमाउंट भी बनता है। एक मार्केट वैल्यू, एक कंपनसेशन अमाउंट, ये दोनों चीजें मिलती है। उसके बाद इस दौरान अवार्ड ऑफ जो आपका सोलैटियम भी होता है वो भी दिया जाता है, ठीक है। ये सेल्डम अप्लाई होता है, अवार्ड ऑलवेज नहीं होता, ये दोनों तो पक्के ही मिलते हैं, ठीक है। ये सोलैटियम 30 सेक्शन जो है वो केस
केस टू केस ही डिफर करता है। अब हम मिलेंगे आपसे थर्ड पार्ट के अंदर। पहले मुझे लगा था फर्स्ट पार्ट के अंदर कि 2 पार्ट में हो जाएगा, बट अगेन दी एक्ट हैज सर्टेन फर्दर सेक्शंस जिसके साथ आपको प्रोसेस जो है वो पूरा समझ में आ जाएगा। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए और पार्ट 3 का इंतजार कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत।